नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परेन चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है कि जो स्त्रियों में जो स्तन की जो संरचना होती है, यानी कि जो ब्रेस्ट की जो एनाटॉमी है, उसके बारे में हम लोग आज जो है वो समझने वाले हैं। इस वीडियो को मैंने काफी सिंपल रखा हुआ है ताकि इजी टू अंडरस्टैंड। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज के इसमें हम लोग पूरा एनाटॉमी समझेंगे ब्रेस्ट के बारे में, और अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो ब्रेस्ट में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो कब और कैसे जो है वो होता है, और उस वक्त क्या क्या हार्मोनल चेंजेस जो है वो होते हैं। तो जैसे पुरुषों में क्या होता है, जैसे कि एक जो बॉडी जो रहती है, तो हमारे यहाँ पे जो पुरुषों में तो उसका जो चेस्ट डेवलपमेंट होता है वो 3 मसल्स के हेल्प से होता है। तो 3 मसल कौन से होते हैं? एक होता है पेक्टोरिस मेजर मसल, दूसरा है सिरेटस एंटेरियर मसल और तीसरा है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। तो ये जो मसल रहता है, यहाँ पे जो मसल रहता है उसे कहा जाता है पेक्टोरिस मेजर मसल, और यहाँ पे जो मसल रहता है इसे कहा जाता है सिरेटस एंटेरियर मसल, यहाँ पे जो रहता है। और जो यहाँ पे इसके नीचे से लेके यहाँ तक जो एक मसल रहता है उसे कहा जाता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। तो ये 3 मसल मिलके जो है चेस्ट की संरचना करते हैं, चेस्ट को जो है वो निर्माण जो है करते हैं। और ये तीनों मिला के जो रिब्स रहते हैं, जो हमारे जो थोरेसिक केज रहता है, जो छाती जैसे जो यहाँ की जो बोन्स रहती हैं, उसके ऊपर जो एक चेस्ट वॉल जो है, ये जो मसल्स की जो एक वॉल बनाते हैं, तो ये तीनों मिला के एक चेस्ट वॉल का जो है वो निर्माण कर देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो चेस्ट के जो ब्रेस्ट के अंदर जो उसका एनाटॉमी है उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो पहला जो आपको ये रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो ये जो चेस्ट वॉल जो मैंने आपको अभी समझाया वो एक रहती है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक और रेड लाइन के बीच में आपको एक जो लेयर दिखाई दे रही है, तो ये जो लेयर रहती है वो खाली नहीं, एक लेयर इसमें रहती है। इस लेयर को जो है वो कहा जाता है कि पेक्टोरेलिस शीथ, यानी कि पेक्टोरल फेशिया भी इसे कहा जाता है और डीप फेशिया भी इसे कहा जाता है। इसका काम क्या है? ये एक शीट रहती है जो हर मसल को मसल से जोड़ने के बीच में रहती है। मतलब अगर कोई मसल किसी दूसरे मसल के साथ अगर जुड़ रहा है तो उसके बीच में आपको ये पेक्टोरल फेशिया जो है वो देखने को मिलेगा। और या फिर कोई अगर मसल किसी ऑर्गन के साथ अगर जुड़ रहा है तो वहां पे भी आपको ये शीट जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाई देगी कि ये जो एक ब्लू कलर, जो ब्लैक और ब्लू के बीच में आपको एक जो मैंने स्पेस दिखाई है, ये स्पेस है रेट्रो मेमोरी स्पेस। ये रेट्रो मेमोरी स्पेस का मतलब क्या रहता है कि जो ब्रेस्ट रहता है वो इंटैक्ट नहीं रहता, मतलब एक जगह नहीं रहता है, वो मूव हो सकता है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे या फिर सर्कुलर मोशन में भी वो मूव होता है। तो वो जो मूवमेंट जो उसके सपोर्ट करती है वो ये जो स्पेस रहती है, ये स्पेस उसे सपोर्ट करती है, रेट्रो मेमोरी स्पेस, जो कि उसे मूवमेंट करने में, मूव होने में स्पेस जो ब्रेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अगर उसका एनाटॉमी अगर सेक्शन अगर लिया जाए, सेक्शन अगर लिया जाए, तो यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लू कलर के जो रहते हैं ये रहते हैं लोब। वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। मान लीजिए ब्रेस्ट का जो साइज है, ये निपल से यहाँ पे आपको फ्लावर की एक पंखुड़ी जैसे वो इस तरीके से लोब्स जो है वो दिखाई देते हैं सर्कल में। तो ये 15 से 20 एक स्तन में, मतलब स्त्री के एक स्तन में 15 से 20 ये लोब जो है वो रहते हैं। इसके अंदर ही मिल्क का प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो और थोड़ा डीप में जाएंगे हम लोग उसके बारे में। तो ये जो लोब्स रहते हैं इसे पेरेन्काइमा भी कहा जाता है, या फिर ममरी ग्लैंड लोब्स भी जो है वो कहा जाता है। ममरी ग्लैंड लोब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ही मिल्क की संरचना जो है वो होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो लोब है उसको थोड़ा सा और डीप में हम लोग जाएंगे कि ये जो जैसे मैंने एक लोब यहाँ पे आपको दिखाया है कि जो बना हुआ है, इस लोब के अंदर काफी ज्यादा जो है मात्रा में लोब्यूल्स रहते हैं। मतलब ये छोटे छोटे जो मैंने आपको दिखाए हैं सर्कल, ये वाला सर्कल, इसकी ये ऐसे छोटे छोटे काफी ज्यादा लोब्यूल्स, छोटी छोटी गांठें रहती है जो लोब्यूल्स कहते हैं। ये जो लोब्यूल्स बने रहते हैं ये 2 चीजों से बने रहते हैं। एक है एल्वियोलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोलर रहता है, और दूसरा रहता है एपिथेलियल सेल। ये दोनों मिला के एक बनता है लोब्यूल, और लोब्यूल को कई लोब्यूल मिला के एक बनता है लोब। ठीक है, तो एल्वियोलाई और जो जगह है यहाँ पे ही मेन जो है वो मिल्क का सीक्रेशन, मिल्क जो है प्रोडक्शन जो होता है, मिल्क प्रोडक्शन में मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा अगले टॉपिक में। तो एल्वियोलाई में ही मेन जो है वो डेवलपमेंट होता है मिल्क का। और एपिथेलियल सेल क्या करती है? एपिथेलियल सेल उसे कॉन्ट्रैक्ट करती है थोड़ा सा, ताकि वो जो मिल्क है वो आगे पुश ऑन हो जाए। तो ये दोनों चीजों से बनता है लोब्यूल, और लोब्यूल कई लोब्यूल मिला के एक बनता है लोब। तो यहां से ये हमने इसके बारे में हम लोग जान लिया। और जैसे ही ये जो लोब है ये बाहर फिर एक जो मिल्क का जो है कई डक्ट के साथ जुड़ के ये जो है फाइनली एक मेन डक्ट रहता है, जिसे लेक्टिफेरस डक्ट कहा जाता है। ये लेक्टिफेरस डक्ट फाइनली जो है वो निपल के साथ कनेक्टेड होता है, और वही वहां से जो है वो मिल्क सिक्रेशन होता है। तकरीबन निपल्स में भी अगर देखा जाए तो 15 से 20 छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, डिपेंडिंग कितने जो डक्ट्स हैं उसमें।
तो उतने हर डक्ट के साथ वो मिल्क जो है वो सिक्रेशन होता है। तो उसके बारे में और डिटेल में बाद में बताऊंगा। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर के जो साइनस है, यानी कि जो एक थैली जैसा जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो जो मिल्क यहाँ से प्रोडक्शन हुआ वो जाके कनेक्शन होता है और यहाँ पे जाके वो स्टोर होता है। ये स्टोर होता है और जब सकिंग करता है एक बच्चा से, जब मिल्क का जो सकिंग होता है, तब फिर ये जो स्टोर मिल्क है वो आगे पास ऑन होता है। तो ये जो जहाँ पे स्टोरेज होता है इसे कहा जाता है लैक्टिफेरस साइनसेस, और ये लैक्टिफेरस डक्ट का ही एक हिस्सा रहता है जो कि पूरे लोब्यूल से और लोब से जो मिल्क कलेक्शन करके वो यहाँ पे स्टोर करता है और फिर आगे पास ऑन करता है। इसके बाद हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पे जो रेड कलर का मैंने आपको दिखाया है इसे कहा जाता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू को फैट टिश्यू भी कहा जाता है। जो मसल्स जो ब्रेस्ट में जो रहता है तो वो फैट्स जो रहते हैं उसमें वो एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। एडिपोज टिश्यू इज इक्वल टू ब्रेस्ट साइज, मतलब जितनी ज्यादा मात्रा में एडिपोज टिश्यू रहेगा उतना ब्रेस्ट का साइज बड़ा रहेगा और जितना कम रहेगा वो ब्रेस्ट का साइज कम रहेगा। तो ये डिपेंड करता है एडिपोज टिश्यू के ऊपर कि एक स्त्री का जो स्तन की जो साइज रहती है वो एडिपोज टिश्यू के ऊपर रहती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू, यही इसे यहाँ पे जो रेड कलर का है इसमें एडिपोज टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों है। तो कनेक्टिव टिश्यू को लिगामेंट ऑफ कूपर भी जो है कहा जाता है। इसके कई काम रहते हैं ब्रेस्ट के अंदर। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका मेन क्या क्या काम है, एक तो ये कनेक्ट करता है एडिपोज टिश्यू को और लोब्स को चेस्ट के साथ, मतलब ये जो लोब है और ये जो एडिपोज टिश्यू है तो ये चेस्ट के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए ना। तो ये चेस्ट को कनेक्शन करने के लिए ये जो कनेक्टिंग टिश्यूज रहती हैं इसमें इस तरीके से कनेक्टिंग टिश्यूज रहती हैं, तो ये इसको कनेक्ट करके रखती हैं। साथ ही ये इसके बीच में भी रहती हैं। तो ये एक काम हो गया कि इसको कनेक्ट करके रखना। दूसरा काम है कि ये जो सेपरेट करती है लोब्स इन कंपार्टमेंट, ये जो लोब्स है इसको अलग अलग, जैसे कंपार्टमेंट में है ना यहाँ पे इससे अलग इसका कंपार्टमेंट है, तो ये इसका अलग कंपार्टमेंट है। तो ये इसको एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू है वो उसे सेपरेट भी करता है, लोब को अलग अलग लोब से जो है वो सेपरेट करने का भी काम करता है ताकि वो आपस में ना जुड़े। और उसके बाद सपोर्ट द ब्रेस्ट, तो जो ब्रेस्ट जो एक जगह पे इंटैक्ट रहती है तो उसे सपोर्ट करने का काम भी जो है ये कनेक्टिव टिश्यू करता है। अगर लिगामेंट यानी कि जो लिगामेंट ऑफ कूपर है या फिर जो कनेक्टिव टिश्यू है ये वीक होती है, कमजोर होती है, तो सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट होता है, मतलब जो स्तन में जो ढीलापन आ जाता है एक समय के बाद वो क्यों होता है, क्योंकि लिगामेंट ऑफ कूपर जो है वो वीक हो जाता है, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से स्तन जो है वो थोड़ा सा झुका हो जाता है, ब्रेस्ट का सैगिंग हो जाना शुरू हो जाता है। यहां तक ये आपको क्लियर होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो ब्रेस्ट की जो लोकेशन रहती है वो जो रिब्स रहते हैं, मैंने थोरेसिक के या फिर जो मैंने रिब्स के टॉपिक जो मैंने कवर किया था उसमें मैंने ये जो पॉइंट्स क्लियर किए थे। तो ये जो रिब्स रहते हैं यहाँ पे, तो यह दूसरी और छठी रिब्स के बीच में जो है उसके मेन कनेक्टिंग पॉइंट्स रहते हैं। तो दूसरी और छठी बीच के बीच में वो लोकेटेड रहता है ये जो ब्रेस्ट रहता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे जो निपल्स के बारे में है। तो ये जो निपल्स के बारे में है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये एक रहता है और यहाँ पे निपल रहती है। तो ये जो रहता है यहाँ पे इसे कहा जाता है एरियोला सेक्शन। आपने देखा होगा कि निपल्स और उसके बाजू में जो ब्लैक सर्कल रहता है वो डार्क पिंक रहता है या फिर डार्क ब्राउन रहता है या फिर लाइट ब्राउन रहता है। तो इसका कलर डिपेंड करता है कि जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं एक लेडी में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे जैसे एज चेंज होती है या फिर जो बच्चे जो गर्भवती होती है तो उसके दौरान इसके कलर जो है वो चेंज होता रहता है। और इसका मेन और क्या कारण है, इसके अंदर जो मैंने ड्रॉप्स आपको डॉट्स जो आपको दिखा है तो कई जो छोटे छोटे इसके अंदर ग्लैंड्स रहते हैं जिसे मॉन्टगोमेरी ग्लैंड्स कहते हैं। मॉन्टगोमेरी ग्लैंड्स एक प्रकार के सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। सिबेशियस ग्लैंड क्या होते हैं, वो हमारे स्किन में रहते हैं जो कि ऑयल सीक्रेशन का काम करते हैं ताकि स्किन को एक नरिशमेंट मिलता रहे। तो सिबेशियस ग्लैंड में एक और प्रकार रहता है मॉन्टगोमेरी ग्लैंड, जो कि उसका ही एक रूप रहता है सिबेशियस ग्लैंड का। वो क्या करता है कि ये जो निपल का सराउंडिंग है उसे ड्राई नहीं होने देता है, उसे क्रैक नहीं होने देता है, ताकि जो बच्चे जब दूध सकिंग करते हैं तो उसे तकलीफ ना हो ब्रेस्ट सकिंग के दौरान, तो वो उसके लिए जो है वो बनाता है। तो ये उसका मेन काम रहता है। निपल्स में हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे और ड्रॉप्स रहते हैं 15 से 20, जैसे मैंने पहले ही बताया। वो जितने लोब लैक्टिफेरस डक्ट रहेंगे उतने ही वो ड्रॉप्स उसमें रहते हैं ताकि वो सब, और फिर वो कलेक्टिवली एक जो है मिल्क का जो एक ड्रॉप बन के बाहर वो निकलते हैं। तो निपल्स के जो रहते हैं, जो मेन निपल्स रहता है, इसके अंदर दो मसल्स रहते हैं, एक तो है लॉन्जिट्यूडनल और एक है सर्कुलर। तो जो ब्रेस्ट या फिर जो निपल्स हैं ये सिर्फ बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग यानी बच्चों को दूध पिलाने के लिए ना सही बल्कि सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी इनका काफी ज्यादा रोल जो है वो रहता है।
तो जो सर्कुलर मसल है और लॉन्जिट्यूडनल मसल, ये दोनों कलेक्टिवली फीडिंग के टाइम पे बच्चे को हेल्प करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो लॉन्जिट्यूडनल मसल का जो काम रहता है वो सेक्सुअल अराउजल के वक्त होता है। जब सेक्सुअल अराउजल होता है तो ये लॉन्जिट्यूडनल मसल जो है वो निपल को एक इरेक्शन देते हैं। तो ये मेन लॉन्जिट्यूडनल मसल का काम रहता है। और निपल के एंडिंग्स में जो रहता है हाई नर्व रिसेप्टर्स रहते हैं। मतलब जब सेक्सुअल अराउजल होता है तो ये हाई नर्व एंडिंग जो रिसेप्टर्स हैं वो एक सेंसेशन ब्रेन को देखते हैं और एक इरेक्शन जो है वो निपल्स में आ जाता है और ब्रेस्ट में जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने में भी एक जो प्लेजर जो महसूस होता है वो इसकी वजह से भी महसूस होता है। साथ ही जो ब्रेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स और लिम्फ नोड रहते हैं। ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजन नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, और लिम्फ नोड भी रहते हैं उसके अंदर। और लिम्फ नोड ही एक कारण बन जाते हैं फ्यूचर में कभी कभी, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। जो स्त्रियों में जो स्तन का जो कैंसर होता है वो इसके कारण भी होता है। तो ये आज का टॉपिक मैंने एक सिंपल तरीके से आपको बताया था कि ब्रेस्ट एनाटॉमी के बारे में। इसके बाद का जो टॉपिक आएगा वो ब्रेस्ट में जो दूध निर्माण और बच्चे का जो फीडिंग रहता है वो किस तरीके से होता है और कौन से स्टेज में होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जो है वो दे सकते हैं। और अगर आप कोई चैनल अगर अच्छा लगता है, एजुकेशन अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और इस चैनल को आपके सपोर्ट का काफी ज्यादा जरूरत है। सब्सक्राइब करके आप मुझे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।